हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का, जो आपका 19 फरवरी का आपका एग्जाम होने वाला है। उसके लिए हम आपको निबंध लेखन आपको बताने वाले हैं। जितना भी इम्पोर्टेंट जो निबंध होता है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो आपका निबंध है, जो मेरा राज्य झारखंड के बारे में, जो आपका देखिए ये जेक 2009 में पूछा है, 12 में पूछा है, 15 में पूछा है, 17 में पूछा है और 19 में पूछा है। इतना साल जो पूछा है मेरा राज्य झारखंड का निबंध। तो ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार रिपीटेड है। देखिए सबसे पहले इसका परिचय लिखेंगे। हमारा नया राज्य झारखंड है। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। बिहार के दक्षिणी भाग को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया। उसके बाद हम लोग इतिहास में आएंगे। झारखंड का अर्थ होता है झार, झंखारों और खनिज संपदाओं का क्षेत्र। जहाँ झार, झंखार और खनिज क्या फैला हो उसे हम लोग झारखंड कहते हैं। झारखंड राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में झार, झंखार और खनिज फैले हैं। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। आगे यदि बोल रहा है सीमा, यदि इसका ये बोला जाए तो झारखंड राज्य के उत्तर में बिहार में है, इसके दक्षिण में उड़ीसा राज्य है, इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल है और इसके पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्य है। इस राज्य की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 463 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक 380 किलोमीटर है। आगे देखिए, यदि निवासी बोला जाए तो झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ पे है, तो रांची है। रांची एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ झारखंड राज्य में रांची, जमशेदपुर, दुमका, बोकारो, धनबाद आदि बड़े शहर है। झारखंड आदिवासियों का क्षेत्र है। यहाँ उराव, संथाल, मुंडा आदि आदिवासी जनजातियाँ रहते हैं। यहाँ संथाली, मुंडारी हो या बंगला, हिंदी भाषाएं भी बोली जाती है। आगे देखिए, यहाँ पर बोला है जो साधन यहाँ पर बोला, झारखंड राज्य का जमीन पठारी और पथरीली है। यह एक पुराना पठार है। यहाँ पर खेती के लायक जमीन बहुत ही कम है। धान और गेहूं की खेती होती है। सिर्फ क्या होती है, धान और गेहूं की खेती। यहाँ धान जो यहाँ का प्रमुख फसल है। धान यहाँ का प्रमुख फसल है। झारखंड राज्य में खनिजों का भंडार है। भारत में सबसे अधिक जो खनिज है झारखंड राज्य में ही पाया जाता है। कोयला, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, काइनाइट, यूरेनियम, तांबा आदि के प्रमुख खनिज है। यहाँ पर लोहे के बड़े बड़े उद्योग भी फैले हुए। जमशेदपुर में लोहे के सबसे बड़ा कारखाना है। झारखंड में बहुत से धर्मशाला भी है। देवघर, वासुकीनाथ मंदिर, रामरेखा धाम, सिमडेगा आदि प्रमुख धर्म स्थल है। हुंड्रू और दसम के जलप्रपात देखने योग्य है। इसके अलावा नेत्रहाट, कांके, हटिया, जमशेदपुर आदि दर्शनीय स्थल भी है। आगे देखिए, यदि बिरसा मुंडा यदि पे देखा जाए निबंध, तो बिरसा मुंडा पे यदि देखेंगे तो ये 2011 में, 2016 में और 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है। सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। झारखंड राज्य के रांची जिले में एक आदिवासी समुदाय रहता है। इस समुदाय का नाम है जो मुंडा समुदाय। मुंडा समुदाय के लोग मुंडारी बोली बोलते थे। बिरसा मुंडा जो है मुंडा समुदाय का महान एवं वीर क्रांतिकारी थे। इसका जो जन्म है रांची जिले में अड़की प्रखंड के अलिहातू गांव में 15 नवंबर 1875 में हुआ था। आगे देखिए, बाल्य अवस्था एवं शिक्षा देखिए उसका क्या है। इसकी प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा मध्य विद्यालय में हुई। ये उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। बचपन से ही बिरसा क्रांतिकारी विचारों के बालक थे। वे सदा न्याय का पक्ष लेकर खड़े हो जाते थे। न्याय का साथ देना उसका क्या था, स्वभाव था। वे बहुत बहादुर और साहसी भी थे। बचपन से वे खूब बांसुरी बजाते थे। अपने से बड़ों का खूब आदर करते थे। बच्चों के प्रति उसके हृदय में गहरा प्यार भी था। उसका कार्य क्या था, तो बड़े होने पर खेती बाड़ी करते थे, पशुओं को चराते थे। उस समय में भी वे साथियों से अच्छी सीख देते थे। वे झूठ बोलने, चोरी करने और शराब पीने को पाप समझते थे। वे सबों को इसी का उपदेश देते थे। आदिवासी लोग उनके गुणों को प्रभावित हुए। गुणों से सभी उनका आदर करने लगे। इसलिए आदिवासी लोग इन्हें भगवान बिरसा भी कहने लगे। वे स्वयं मांस मछली नहीं खाते थे और लोगों को भी इन्हें खाने से मना करते थे। वे सबों को प्रेम और भाईचारे का उपदेश भी देते थे। आगे देखिए, अंग्रेज़ों में इसका संघर्ष क्या रहा, तो जंगल की ठेकेदारी को लेकर अंग्रेज़ों ने बिरसा भगवान
का झगड़ा हो गया। आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने आदिवासियों को संगठित किया। माइल पहाड़ी पर अंग्रेजों पर आदिवासियों के बीच भयानक लड़ाई हो गई। इस लड़ाई में आदिवासियों की हार हो गई। भगवान बिरसा को अंग्रेजों ने पकड़कर जेल में क्या हुआ था डाल दिया था। कुछ दिन बाद जेल में रहने के बाद जेल से छूट गए। जेल से निकलते ही बिरसा भगवान ने फिर विद्रोह कर दिया। आदिवासियों का नेतृत्व बिरसा भगवान ने किया। बिरसा भगवान फिर पकड़े गए। जेल में बिरसा भगवान का स्वास्थ्य खराब हो गया। अस्वस्थ अवस्था में ही उनकी मृत्यु जेल में ही 9 जून 1900 ईस्वी में हो गया। उपसंहार देखिए तो बिरसा भगवान महान क्रांतिकारी थे। आदिवासी समाज में दुर्गुणों से बचाना चाहते थे। वे आदिवासियों के हक की लड़ाई जीवन भर लड़ते रहे। आज भी हमारे बीच नहीं रहे वे हमारे बीच, पर उनका नाम सदा अमर रहेगा। आदिवासी उनकी पूजा भगवान की तरह करते थे। आदिवासी लोग इस दुनिया में उसी का नाम अमर होता है जो अपने समाज और राष्ट्र के लिए अपना जीवन अर्पित कर देता है। आगे देखिए समय का महत्व देखिए। समय का महत्व बोलिएगा, या तो हमारा एग्जाम में क्या आ सकता है, समय अमूल्य धन है। या तो हमारा एग्जाम में आ सकता है समय का सदुपयोग। या तो हमारा एग्जाम में आ सकता है वर्षा जब कृषि सुखाने। या तो हमारा एग्जाम में आ सकता है फिर पछताए होए जब चिड़िया चुग गई खेत। पांचों में से भैया कुछ भी आ गया तो आपको यही अला समझ लिए समय का महत्व के बारे में लिखना है। ये कब पूछा है तो वर्ष 2011 में, 12 में, 17 में ये पूछ चुका है। समय का महत्व देखिए। फ्रैंकलिन का कथन है कि तुम्हें अपने जीवन से यदि प्रेम है तो समय को व्यर्थ मत गवाओ। बोल रहा है यदि आपको अपने जीवन से प्रेम है तो समय को व्यर्थ मत गवाओ, क्योंकि जीवन इसी से बना है। समय ही तो जीवन है। ईश्वर एक बार एक ही क्षण देता है, दूसरा क्षण देने से पहले उसको छीन लेता है। समय एक ऐसी वस्तु है जो खोकर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। समय यदि आप बर्बाद कर दिएगा दोबारा आपको नहीं मिलेगा। समय का कोई मोल नहीं हो सकता है। श्री मनारायण ने लिखा है कि समय जो धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। धन चला जाए फिर वापस आ जाएगा, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। हम रुपया पैसा तो कमाते ही हैं और जितना अधिक परिश्रम करें उतना अधिक धन कमा सकते हैं, परंतु क्या 1000 परिश्रम करने के बाद भी 24 घंटे में हम एक भी मिनट बढ़ा सकते हैं? तो बोलेंगे भैया बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते। इतनी मूल्यवान वस्तु को हम फिर क्या मुकाबला करें। इससे समय की महत्ता पर स्पष्ट प्रभाव डालता है। आगे यदि बोलते हैं समय का सदुपयोग करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। समय का सदुपयोग का अर्थ होता है कि उचित कार्य पूरा कर लीजिए समय पर। जो लोग आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर टालते हैं वे एक प्रकार से अपने जीवन में जंजाल खड़ा कर लेते हैं। मरण को टालते टालते एक दिन सचमुच मरण आ ही जाता है। जो व्यक्ति उपयुक्त समय पर कार्य नहीं करता वह समय को क्या करता है, नष्ट करता है। एक दिन ऐसा आता है कि जबकि समय उसको नष्ट कर देता है। जो छात्र पढ़ने का समय नहीं पढ़ते वे परिणाम आने पर क्या होता है, रोते। यदि आप अभी टाइम पर नहीं पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट आएगा तो उस दिन आपको क्या होगा, रोना होगा। समय की अवगानी आवश्यक। समय रुकता नहीं है। जो समय के निकल जाने पर उसे पीछे दौड़ते हैं वे जिंदगी में सदा घिसटते पिसटते रह जाते हैं। समय सम्मान मांगता है, इसलिए कबीर ने कहा है कि उचित समय पर उचित कार्य कर। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब। मतलब जो भी कल करना हो आज करिए, जो आज करना अभी तुरंत करिए। आगे क्या बोल रहा है, जो व्यक्ति समय का सम्मान करना जानती है वह अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ा लेती है। यदि सभी गाड़ियों अपने निश्चित समय से चलने लगे तो देश में कितनी कार्यकुशलता बढ़ जाएगी। यदि कार्यालय के कार्य ठीक समय से संपन्न हो जाए तो कर्मचारी समय के पाबंद हो जाए और कार्य सुविधा से हो सके। यदि रोगी को ठीक समय पर दवाई ना मिले तो उसकी मौत हो सकती है। अतः हमें समय की गंभीरता को समझना चाहिए। गांधी जी 1 मिनट देरी से आने वाले व्यक्ति को क्षमा नहीं करते थे। आप ही सोचिए सृष्टि का यह चक्र कितना नियमित है, कितना समय का पाबंद है। यदि एक भी दिन धरती अपनी धुरी पर घूर्णन में देरी कर दिया जाए तो परिणाम क्या होगा, जरा सोचिए। विनाश और महाविनाश हो जाएगा। अतः हमें समय का महत्व को समझना चाहिए। आगे देखिए, मेरे जीवन का लक्ष्य जो आपका 2013 में, 14 में, 15 में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भूमिका। प्रत्येक मानव में कोई ना कोई लक्ष्य होना जरूरी है। यदि आप कुछ ना कुछ आपको लक्ष्य होना ही चाहिए। बिना लक्ष्य के मानव उस नौका का समान है जिसका कोई
खेवनहार नहीं है। ऐसा नौका कभी भी भंवर में डूब सकती है और कभी भी चट्टान से टकरा कर चकनाचूर हो सकती है। लक्ष्य बनाने में जीवन के रस आ जाता है। यदि आपके पास लक्ष्य नहीं है तो आपका जीवन क्या होगा, बेकार हो जाएगा। मेरा लक्ष्य देखिए, तो मैंने यह तय किया है कि मैं एक पत्रकार बनूंगा। आजकल सबसे प्रभावशाली स्थान है प्रचार माध्यमों का। प्रचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन आदि चाहे तो देश में आमूल चूल बदलाव ला सकते हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचना चाहता हूं जहां से देश हित के लिए बहुत कुछ कर सकूं। पत्रकार बनने में देश को तोड़ने वाली ताकतों के विरुद्ध संघर्ष करूंगा, समाज को खोखला बनाने वाली कुरीतियों के खिलाफ जंग छेड़ूंगा और भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करूंगा। आगे यदि बोल रहा है लक्ष्य क्यों, लक्ष्य ही आखिर में क्यों है, तो याद रखिएगा यहाँ पर बोल रहा है मेरे पड़ोस के एक पत्रकार रहते हैं, श्री प्रभात मिश्र। वे इंडियन एक्सप्रेस में संवाददाता और भ्रष्टाचार विरोधी विभाग में एक प्रमुख पत्रकार। उन्होंने पिछले वर्ष गैस एजेंसी की धांधली को अपने लेखों द्वारा बंद कराया था। उन्हीं के लेखों के कारण हमारे शहर में कई दिन दुखी लोगों को न्याय मिला है। उन्होंने बहू को जिंदा जलाने वाले दोषियों को जेल में भिजवाया, नकली दवाई बेचने वाले का लाइसेंस रद्द करवाए, प्राइवेट बस वालों को मनमानी से रोका तथा बस सुविधा को सुचारू रूप से बनाने में योगदान दिया। इनमें उनका बहुत आदर करता हूँ कि मेरा भी दिल करता है कि मैं भी उसी तरह श्रेष्ठ पत्रकार बनूं और नित्य बढ़ती समस्याओं का पता है कि पत्रकार बनने में खतरे हैं। पैसे भी बहुत नहीं है, परंतु मैं पैसे के लिए, ये धंधे के लिए पत्रकार नहीं बनूंगा। मेरे जीवन का लक्ष्य होगा कि समाज की कुरीतियों और भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। यदि मैं थोड़ी सी बुराइयों को भी हटा सकूं तो मेरा बहुत संतोष मिलेगा। मैं हर दुखी को देखकर दुखी रहता हूं, हर बुराई को देखकर उसे मिटा देना हूँ। मैं स्वस्थ समाज देखना चाहता हूँ। इसके लिए पत्रकार बनकर हर दुख दर्द को मिटा देना मेरा धर्म समझता हूँ। तैयारी क्या है, कुछ सोचने भर से लक्ष्य नहीं मिलता है। मैंने इस लक्ष्य को पाने के लिए कुछ तैयारियां भी शुरू कर ली। मैंने दैनिक समाचार पत्र पढ़ना, रेडियो दूरदर्शन में समाचार तथा अन्य सामाजिक विषयों को ध्यान से सुनता हूँ। मैंने हिंदी और अंग्रेजी भाषा का गहरा अध्ययन करने की कोशिश भी शुरू कर दिया हूँ ताकि लिख सकूँ। यह दिन दूर नहीं जब मैं पत्रकार बनकर समाज की सेवा करने का सौभाग्य पा सकूँगा। आगे भी देखते हैं, बोल रहा है क्या, राष्ट्र एकता, ये भी देखिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राष्ट्र एकता 2010 में, 2012 में, 2016 में क्वेश्चन पूछ चुका है। अर्थ और महत्व को समझते हैं सबसे पहले। तो राष्ट्र एकता का तात्पर्य है राष्ट्र में सभी घटकों में भिन्न विचारों और भिन्न अवस्थाओं में होते हुए भी आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे का बना रहना। एकता जो शब्द है अविरोध का प्रकट करता है, अर्थात देश में भिन्नताएं हो फिर भी सभी नागरिक राष्ट्र प्रेम में ओतप्रोत हो। देश के नागरिक पहले भारतीय हो फिर हिंदू या मुसलमान। राष्ट्र एकता में भाव जो है देश रूपी भवन में सीमेंट का काम करता है। जैसे भवन में ईंट, लोहा, बजरी आदि भिन्न भिन्न पदार्थ होते हैं और सीमेंट उनको जोड़ता है। इसी प्रकार राष्ट्र एकता के भाव समूचे राष्ट्र को शक्तिशाली, शांत और समृद्ध बनाना। भारत में विभिन्नता क्या, भारत अनेकताओं का देश है। यहाँ पर अनेक धर्मों, जातियों, वर्गों, संप्रदायों और भाषाओं के लोग निवास करते हैं। यहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, पहनावा भी अलग अलग है। भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं भी अलग अलग है। आगे देखिए अनेकता में एकता, भारत में विभिन्नता होते हुए भी एकता या अविरोध विद्यमान। यहाँ सभी जातियाँ घुल मिलकर रहती है। यहाँ प्राय लोग एक दूसरे के धर्म को आदर करते हैं। आदर ही नहीं, आदर ना भी करे तो दूसरे के प्रति सहनशील है। भारत की यह दृढ़ मान्यता है कि एकांक सत्य विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है, उस तक पहुँचने का मार्ग अलग अलग हो सकता है। सत्य हमारा एक है, उस तक पहुँचने का मार्ग अलग अलग हो सकता है। गीता में यह दृष्टि का श्रेष्ठ कहा गया है कि अनेकता में एकता को पहचानी जाती है।
आगे बोल रहा है राष्ट्र एकता में बाधक तत्व। भारत की राष्ट्र एकता के लिए अनेक खतरे हैं। सबसे बड़ा खतरा है कि कुटिल राजनीति, यहाँ के राजनेता वोट बैंक बनाने के लिए कभी अल्पसंख्यकों में अलगाव के बीज होते हैं, तो कभी आरक्षण के नाम पर पिछड़े वर्गों के देश की मुख्य धारा से अलग करते हैं, कभी किसी विशेष जाति प्रांत या भाषा के हिमायती बनकर देश को तोड़ते हैं। तो जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हो, खालिस्तान की मांग हो, आराम या गोरखालैंड की पृथकता का आंदोलन हो, सबसे ऊपर वोट के प्रेत मंडराते नजर आते हैं। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी परस्पर प्रेम से रहना चाहते हैं, लेकिन भ्रष्ट राजनेता उन्हें बांटकर रखना चाहते हैं। राष्ट्रीय एकता में अन्य बाधक तत्व जैसे विभिन्न धार्मिक नेता, जातिगत असमानता, आर्थिक असमानता। जब देश में कोई भी दो राष्ट्रीय घटक संपर्क में आते हैं तो दुष्परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ता है। मामला आरक्षण का हो या अयोध्या के राम मंदिर का, उसकी गूंज पूरे देश में नवजीवन के को प्रभावित करती है। इतिहास प्रमाण है, आरक्षण के नाम पर देश भर में युवक जले, सड़कें रुकी, संपत्तियां नष्ट हुई। अयोध्या के प्रकरण देश की सीमाओं को पार करके विरोधी लोग रहे लोगों की कपा गया। आगे यदि देखते हैं समाधान, यदि इसका बोला जाए तो इसका समाधान एक ही है। प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय एकता को बल कैसे मिले, संघर्ष का समाधान कैसे हो। इसका एकमात्र यही उत्तर है कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ना सबका सम हो, ना किसी को बहुत अधिक हो, ना किसी को कम हो। आर्थिक देश में सभी असमानता लाने वाले कानूनों के समाप्त कर दिए जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू कानून और अलगाववादी कानूनों को तिलांजलि कर दिया जाए, उसकी जगह एक राष्ट्रीय कानून लागू कर दिया। सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्राप्त हो, किसी के नाम पर विशेष सुविधा या विशेष दर्जा ना दिया जाए। भारत में तुष्टीकरण की नीति बंद कर दी है। राष्ट्रीय एकता को बनाने का दूसरा उपाय यह है कि हृदयों को परस्पर आदर का भाव जगाया जाए। यह काम साहित्यकार, कलाकार, विचारक और पत्रकार बन सकते हैं। वे अपनी लेखनी और कला के देशवासियों की एकता का मंत्र पढ़ा सकते हैं। आगे यदि बोल रहा है क्या नारी शिक्षा, ये भी हमारा बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, 9 में, 12 में, 18 में क्वेश्चन पूछा। भूमिका जो है प्राचीन भारत के इतिहास में अवलोकन करने से हमें ज्ञात होता है कि नारी को आदरपूर्व स्थान दिया जाए। हमें पूर्वजों का कथन है कि यह नारीस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। आगे देखिए यहाँ पर बोल रहा है विविध मत। समय बदलने के साथ लोगों की मानसिकता में बदलाव आया। सभ्यता और संस्कृति के विकास के नर नारी का समान महत्व है। इस बात कर आज पूरी सारी दुनिया मान रही है कि नारी ने अपनी प्रतिभा की क्षमता को पुरुषों के बराबर सिद्ध करके दिखाया है। नारी शिक्षा आज के समय में सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई है। आगे यहाँ पर बोल रहा है जो भारत में नारी शिक्षा का महत्व क्या है। नारी शिक्षा के विषय में उनकी सोच इसी प्रकार से प्रभावित होती है कि पहले पुरुष नारी की शिक्षा प्रबल विरोध करते थे, लेकिन अब जो दबे छिपे ढंग से नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, जबकि दूसरी ओर समानता की बात करने वाले लोग नारी शिक्षा के महत्व और आवश्यकता को जमकर वकालत करते हैं। वैदिक काल में नारी सम्मान की भावना प्रबल थी। गार्गी हो गया, मैत्री हो गया, अरुंधति आदि महान नारियों के समाज में सम्मानजनक स्थान है। आगे बोल रहा है इतिहास क्या बोल रहा है। अंग्रेजों के आने के समय भारत के शेष दुनिया की सीधा संपर्क हुआ। उस समय के महान सुधारक जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद आदि ने इस और महत्वपूर्ण कार्य किया। स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े महान नेताओं ने इस ओर ध्यान दिया कि आज की परिस्थिति में सरकार और समाज दोनों के नारी शिक्षा के महत्व को समझे। इस नारी शिक्षा के बल पर अंतरिक्ष विज्ञान तक नारी ने अपना योगदान दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में अपनी योग्यता प्रदर्शित किया है। वर्तमान में यदि बोला जाए नारी शिक्षा, तो नारी समाज की महत्वपूर्ण इकाई, परिवार की निर्माता है। उससे शिक्षित होने पर परिवार संस्कारवान और संस्कृतवान होता है। यह प्रभाव राष्ट्र के चरित्र पर होता है। शिक्षित नारी में विभिन्न सामाजिक बुराइयों से लड़ने का विश्वास और ताकत होती है। वह राष्ट्र और समाज के उन्नति के पथ पर आगे ले जाती है। उपसंहार हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो स्पष्ट है कि नारी शिक्षा के महत्व में आवश्यकता को हम झुठला नहीं सकते हैं। अगर हम वास्तविक विकास करना चाहते हैं तो मजबूती के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।